नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का योगी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर गरमाई सियासत। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीते 11 वर्षों से देश में घोषित आपातकाल लागू, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार ही नहीं, उन 5 राज्यों में मतदाता सूची की गहराई से समीक्षा करेगा आयोग, जहां अगले साल होंगे चुनाव। आगे आपको बताएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी बड़े मुद्दे को हवा, बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि खड़गे का हमला, देश में लागू है अघोषित आपातकाल, मोदी सरकार छिपा रही है नाकामी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का योगी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर गरमाई सियासत। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये परियोजना भगवान कृष्ण की नगरी की आत्मा और सनातन परंपरा को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मथुरा वृंदावन को एक कॉरिडोर के नाम पर आरएसएस समर्थकों के कब्जे में देना चाहती है। यहाँ स्थानीय सेवायतों और श्रद्धालुओं को उजाड़ने की साजिश हो रही है। जो लोग खुद को सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं, वही आज उसकी आत्मा को खत्म कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से अयोध्या और वाराणसी में निर्माण कार्यों में गुजरात के ठेकेदारों और मजदूरों को प्राथमिकता दी है, अब मथुरा वृंदावन में भी वही दोहराया जाएगा। स्थानीय लोगों की आस्था, रोजगार और परंपरा सब कुचली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक विशेष एजेंडे के तहत धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल में बदल रही है। बाबा विश्वनाथ को कॉरिडोर में बदल दिया गया, राम मंदिर को 2 बार प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब भगवान कृष्ण की नगरी को भी धर्म से काटकर सिर्फ दृश्य में बदलने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीते 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लागू, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया कि बीते 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लागू है। भारतीय लोकतंत्र पर व्यवस्थागत और खतरनाक तरीके से 5 गुना ज़्यादा हमला किया जा रहा है, जिसे अघोषित आपातकाल कहना सही होगा। कांग्रेस ने दावा किया कि देश में बेलगाम नफरती भाषण दिए जा रहे हैं और नागरिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार के आलोचकों को बदनाम किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नफरत और कट्टरता फैलाई जा रही है, प्रदर्शन करने वाले किसानों को खालिस्तानी करार दिया जा रहा है और जाति जनगणना की मांग करने वालों को शहरी नक्सली बताया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जा रहा है, अल्पसंख्यक डर में जी रहा है, दलित और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों पर निशाना साधा जा रहा है, मंत्री नफरती भाषण दे रहे हैं और उसके बदले उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। कांग्रेस का यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है और देश में आपातकाल लागू हुए पूरे 50 साल बीत गए हैं। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार ही नहीं, उन 5 राज्यों में मतदाता सूची की गहराई से समीक्षा करेगा आयोग, जहां अगले साल होंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग बिहार के बाद अब साल के अंत तक 5 और राज्यों में मतदाता सूची की गहराई से समीक्षा करने जा रहा है। ये वो राज्य है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आखिरकार चुनाव का पालन करते हुए मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रख सकें। इस गहन समीक्षा के तहत चुनाव अधिकारी घर घर जाकर जांच करेंगे ताकि मतदाता सूची से सभी त्रुटियां हटाई जा सकें और सूची पूरी तरह से सही हो। अधिकारियों के मुताबिक असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मई-जून में समाप्त हो रहा है और इन राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा साल के अंत तक शुरू की जाएगी। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां तत्काल विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी इस मुद्दे को हवा, बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एनडीए की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और इस बीच सुभाषपा प्रमुख ने एक बार फिर से कोटे में कोटा दिए जाने के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। राजभर ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जाहिर है ये मुद्दा बीजेपी के लिए असहजता
बढ़ा सकता है। ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से ओबीसी और एससी अध्यक्ष में बंटवारे की मांग करते आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब वो इस मुद्दे को सीएम योगी और पीएम मोदी के सामने रखेंगे और एक प्रस्ताव के जरिए पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षण में इन वर्गों की अति पिछड़ी जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग करेंगे ताकि इन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके। रेडार ने आरोप लगाया कि अभी की व्यवस्था के तहत कुछ ही जातियों को रिजर्वेशन का लाभ मिल पा रहा है और बाकी जातियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण में कोटे को लेकर एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है, जिसमें पिछड़ी जातियों के 7% कोटे की सिफारिश की गई है। इसमें 16 जातियां आती हैं। अति पिछड़ी जातियों के लिए 9% कोटे की सिफारिश है और इनमें 32 जातियां हैं और 11% सर्वाधिक पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें 57 जातियों को रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे का हमला, देश में लागू है अघोषित आपातकाल, मोदी सरकार छिपा रही है नाकामी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि पिछले 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल है तथा भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाने का नाटक कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए ये दावा किया कि निर्वाचन आयोग मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही आज संविधान संकट में है। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, जिन लोगों ने इस संविधान को बनाने में सहयोग नहीं किया, जो लोग हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते रहे, वो आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी और संविधान सभा ने तैयार किया था, उसे भी आरएसएस के लोगों ने रामलीला मैदान में जलाया था। यही नहीं, आरएसएस के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी, नेहरू जी और गांधी जी का पुतला भी जलाया था। खड़गे ने कहा कि आरएसएस के लोगों का कहना था कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया है उसमें हमारी पारंपरिक संस्कृति और मनुस्मृति के अंश नहीं है, इसीलिए हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा हमारे देशव्यापी संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसीलिए आज वो लोग फिर से आपातकाल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सच्चाई ये है कि जो लोग अपने शासन में नाकामयाब रहे और जिनकी खुद की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली चरम पर है, वो आज लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बना रही है। हालत यह है कि देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिसे ये मिटा नहीं सकते। भाजपा सरकार में चुनिंदा उद्योगपतियों को ही सब कुछ सौंपा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज का घोषित आपातकाल, उस इमरजेंसी का भी बाप, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजनीति में एक शब्द काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो है इमरजेंसी। इसका कारण इमरजेंसी के 50 साल पूरा होना है। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए संविधान हत्या दिवस कहा। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा है और एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी को हर चीज़ का उत्सव बनाने और राजनीति करने में मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान का सम्मान करते हुए आपातकाल लागू किया था। संजय राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी अगर चाहती तो पैसों और हेरा फेरी से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। उन्होंने कहा कि आज हर दिन गरीबों पर जो जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये जो 11 साल से चल रहा है, वो आपातकाल का बाप है। आज देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल जारी है। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा गांधी के समय में भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी जेल में थे, लेकिन आज अगर हाजी मस्तान और करीम लाला जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते। राउत ने महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग में 50% घोटाला कर उस पैसे का उपयोग विधायकों को खरीदने के लिए किया गया। आप इगतपुरी में रोड जाकर देखिए, अब 20,000 करोड़ की शक्तिपीठ परियोजना में भी 10,000 करोड़ ठेकेदारों से लिए जाएंगे ताकि महापालिका चुनाव में खर्च किया जा सके। महाराष्ट्र में लूट शुरू है। महाराष्ट्र को लूट और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने वाले हैं। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हुई चोरी का पर्दाफाश किया है और राज्य के वित्त मंत्री पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक शुगर मिल को
500 करोड़ देने का वादा कर वोट खरीदा जा रहा है। संजय राउत ने विधिमंडल अंदाज समिति द्वारा सांसदों और विधायकों को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने पर तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है सोने के बर्तन नहीं मंगवाए। संजय राउत ने साफ कहा कि जो आज हो रहा है वो इस इमरजेंसी से भी बड़ा खतरा है। आपको ये क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार, कहा रियल एस्टेट में मंदी लेकिन प्रचार में तेजी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहरी क्षेत्रों में आवासों की बिक्री में गिरावट से जुड़ी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो जनता की जेबें खाली कर खुद के प्रचार की दुकान चमका रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया कि नए भारत में आम लोग नए घर नहीं खरीद पा रहे, ये सिर्फ चिंता नहीं चेतावनी भी है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री में 17% और कार बिक्री में 8.6% की गिरावट के बाद अब घरों की बिक्री भी गंभीर रूप से गिर रही है। उन्होंने कहा कि 2021 की तीसरी तिमाही के बाद पहली बार देश के 9 प्रमुख शहरों में आवास बिक्री 1 लाख से नीचे हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले घरों की बिक्री में 19% की गिरावट आई है और नई आपूर्ति में 30% से ज़्यादा गिरावट हुई। उन्होंने दावा किया कि रोजगार ठप है, आमदनी ठहरी है और महंगाई बेलगाम है। घर और गाड़ी बना दूर का ख्वाब, ऊपर से घर चलाने का आर्थिक दबाव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के नाम तेजस्वी यादव का संदेश, 20 साल की डबल इंजन सरकार की खोल दी पोल, जनता से किया खास वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता अभी से ही मतदाताओं के अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता जनता के बीच एक दूसरे के पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को खास संदेश दिया है और बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनाने की अपील कर दी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर डबल इंजन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि प्रिय बिहार वासियों, हम सभी ने साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 वर्ष पूर्व की सरकार को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट कर सिद्धांतहीन, उदासीन, इच्छा शक्ति के घोर अभाव और लक्ष्य को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे। हमने 2020 चुनाव में आधुनिक व नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा तथा देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया। तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि कहाँ है 10 लाख नौकरियाँ, कहाँ से देंगे नौकरी, पैसा कहाँ से आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ओडिशा की घटना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों, ओडिशा के एक गांव में 2 दलित युवकों के साथ की गई बदसलूकी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और अब इस मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर जहां बीजेपी पर सवाल उठाए हैं तो वहीं कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी उन्होंने जताई। राहुल गांधी ने लिखा कि उड़ीसा में 2 दलित युवकों को घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों की गरिमा को रौंदने वाला हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है, बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बिहार पुलिस, मांग पूरी नहीं होने पर दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। राजधानी पटना के केंद्रीय कार्यालय में पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने एकत्र होकर बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इन कर्मचारियों का कहना है कि झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ट्रेड सिपाही व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन बिहार में ये प्रक्रिया अब तक लंबित है, जिसको लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र भी दिया जा चुका है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामानुज राय ने बताया कि अन्य राज्यों में अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जैसे रसोइया, सफाई कर्मी और नाई को ट्रेड सिपाही के रूप में समायोजित कर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि बिहार में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन मिलते आए हैं। अब जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के जनरल सचिव मोहन शंकर तिवारी ने भी वरीय अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में वर्षों से नई बहाली नहीं हुई है और जो पुराने कर्मचारी हैं उन पर काम का अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब ट्रंप ने हमारे बारे में गलत बोला था तब भारत चुप रहा, लेकिन ईरान ने संजय राउत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान इजरायल युद्ध
हिंदी थोपे जाने के मुद्दे और गुजरात बनाम महाराष्ट्र की भाषा नीति पर बड़ा बयान दे दिया है। राउत ने ईरान की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी भारत संकट में रहा, ईरान हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और उन्होंने कहा कि ईरान ने जो हिम्मत और स्वाभिमान दिखाया है, उससे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सीखना चाहिए। ईरान झुका नहीं, लड़ा और लड़ेगा भी। उनके नेताओं का जज्बा काबिल तारीफ है। जब ट्रंप ने हमारे बारे में गलत बोला था तब भारत चुप रहा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। संजय राउत ने यह भी कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक संप्रभु राष्ट्र कैसे अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा रहता है और भारत को भी ऐसी ही स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए और देश की प्रतिष्ठा के लिए दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। बता दें कि ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान करते हुए दोनों देशों के शांति बनाने की अपील की है। भाषा विवाद पर बोलते हुए राउत ने शिंदे और अजीत पवार पर तंज कसा और कहा कि उन्हें मोदी से पूछना चाहिए कि हिंदी जबरन महाराष्ट्र में क्यों थोपी जा रही है, जबकि गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं। हम महाराष्ट्र वाले हिंदी से प्यार करते हैं। हमारे पास हिंदी का व्यापार है, फिल्म इंडस्ट्री है, संगीत है और बड़े बड़े अखबार हिंदी के महाराष्ट्र से निकलते हैं और हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ और गुजरात में सिखाएँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दर कम होने संबंधी एक खबर का हवाला देते हुए मंगलवार को सरकार पर अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने का आरोप लगाया और कहा कि ये जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोटबंदी से शुरू होकर देश के लोगों पर हर साल नए प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें नित नए तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बचत खातों से मिलने वाली ब्याज दरें 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे बुजुर्गों और आम नागरिकों की जेब पर सीधा वार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बैंकों ने अपने दरवाजों को पहले ही आम लोगों के लिए बंद कर रखा है और इसके बाद तो वो केवल बेहद अमीर पूंजीपति मित्रों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी, देश की जनता की खुशहाली आपकी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन आप केवल अपने मित्र पूंजीपतियों की संपत्ति को बढ़ाने के लिए देश की जनता के धन का शेयर बाजार के माध्यम से उनकी कंपनियों की ओर ही मोड़ने में व्यस्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक क्रूर आतंकवादी हमले की जांच में इतनी लापरवाही क्यों? कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इसके बाद अब कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में कोई बड़ी चूक हुई है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ी चूक। पहलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जल्दबाजी में 3 कथित आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उन स्केच में शामिल कोई भी व्यक्ति हमले में शामिल नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस ने सोमवार को खबर दी कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को कथित तौर पर शरण देने के आरोप में 2 कश्मीरी स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी से राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तीनों हमलावर पाकिस्तान से थे। पहलगाम हमले के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इसमें पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा और कश्मीर के रहने वाले आदिल हुसैन ठोकर था। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों का अब कहना है कि स्केच में दिख रहे 3 लोग पहलगाम के हमलावर नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। 1 जुलाई से ट्रेन का सफ़र होगा महंगा, एसी और नॉन एसी टिकट की कीमत बढ़ाने की तैयारी में है रेलवे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। रेलवे आम आदमी को बड़ा झटका देने जा रहा है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगले महीने से रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है। किराए में मामूली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। सूत्रों के हवाले से बताया कि नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यात्री किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। एसी क्लास के लिए किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। और बता दें कि 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए उपनगरीय टिकट और सेकंड क्लास की यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए वृद्धि आधा पैसा प्रति किलोमीटर होगी और इसके अलावा मासिक सीजन टिकट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कमजोर वर्गों को अधिकार से वंचित कर रही सरकार, कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए चेहरा पहचान प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का आदेश देने को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सामाजिक कल्याण अधिकारों से बाहर करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है।
मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया को सक्षम बनाना चाहिए, न कि कमजोर करना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक अनिवार्य चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार व्यवस्थित तरीके से तकनीक का इस्तेमाल देश के सबसे वंचित तबकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने के लिए कर रही है।